हर बदलता चेहरा अपने साथ घटी घटना का आईना होता है। हर चेहरा अपने आप में एक खबर है। हर चेहरा कुछ कहता है। हम चेहरों की भाषा पढ़ना जानते हैं, समझते हैं चेहरों की हकीकत, तभी दिखाते हैं हर वो खबर जो आपके सरोकार की होती है। देश में कोरोना वायरस से संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 650 के करीब पहुंच चुका है और 13 लोग जान गंवा चुके हैं। तेजी से फैलते इस संक्रमण पर लगाम लगाने की कोशिश के लिए देश में 21 दिनों का लॉकडाउन है। ऐसे में आम जनता को कई दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, जिसे राहत पहुंचाने के लिए केंद्र से लेकर राज्य सरकारें कई अहम कदम उठा रही है। गुरुवार को सरकार की ओर से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,000 करोड़ के स्पेशल पैकेज का ऐलान किया। निर्मला सीतारमण की ओर से किए गए ऐलान का फायदा गरीब वर्ग, मजदूर वर्ग, महिला वर्ग के अलावा दिव्यांग, विधवा और बुजुर्ग वर्ग को मिलने की उम्मीद है। आइए सबसे पहले सरकार की तरफ से आपको मिलने वाले इस पैकेज पर एक नजर डालते हैं। वित्त मंत्री ने ऐलान किया है कि प्रधानमंत्री जनधन अकाउंट के तहत बैंक खाता रखने वाले करीब 20 करोड़ महिलाओं को अगले 3 महीने तक 500 रुपए की मदद राशि सीधे उनके बैंक खाते में मिल जाएगी। इसके अलावा प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के तहत देश के 8 करोड़ बीपीएल परिवारों को अगले 3 महीने तक मुफ्त में सिलेंडर की व्यवस्था दी जाएगी। प्रधानमंत्री अन्न योजना के तहत 5 किलो अतिरिक्त गेहूं या चावल और 1 किलो दाल अगले 3 महीने तक 80 करोड़ लाभार्थी को मुफ्त मिलेगा, ताकि कोई भूखा ना सोए। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने यह भी कहा है कि कोरोना कमांडोज इस जंग को लड़ रहे हैं, जिन्हें 50 लाख का लाइफ इंश्योरेंस दिया जाएगा। वहीं पीएफ स्कीम रेगुलेशन में बदलाव कर नॉन रिफंडेबल एडवांस 75% जमा रकम या 3 महीने के वेतन के निकालने की सुविधा दी जाएगी। 100 तक कर्मचारियों वाले संगठन जिनके 90% का हिस्सा 15,000 से कम वेतन वाले हों, 80 लाख कर्मचारियों को और 4 लाख प्रतिष्ठानों को फायदा मिलेगा। इससे पहले 24 मार्च को भी वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम लोगों से जुड़े कई ऐलान किए थे, जिसके तहत अगले 3 महीने के लिए एटीएम से कैश निकालना फ्री कर दिया गया और अब इन बड़े ऐलानों के साथ ही लोगों को राहत पहुंचाने की कोशिश है। वहीं केंद्र सरकार के साथ ही राज्य सरकारें भी अपने स्तर पर कोरोना से इस जंग में लोगों को राहत पहुंचाने के लिए कई फैसले ले रही है। दिल्ली में कोरोना पॉजिटिव केस की संख्या 36 हो गई है और इस पर लगाम लगाने के लिए केजरीवाल सरकार हर मुमकिन कोशिश कर रही है। साथ ही लॉकडाउन से आ रही दिक्कतों से निजात दिलाने की भी कोशिश जारी है। केजरीवाल ने लोगों के खाने पीने और ठहरने के लिए रैन बसेरों के इंतजाम के साथ ही जरूरी सामान को लोगों के घर तक पहुंचाने की भी प्लानिंग बताई है। योगी सरकार ने भी लोगों की भूख मिटाने को प्राथमिकता पर रखते हुए 14,000 वाहन खाने और जरूरी सामानों के साथ जगह जगह भेजने का ऐलान किया है। बिहार सरकार ने भी इस संकट की घड़ी में गरीबों के लिए 100 करोड़ के राहत पैकेज का ऐलान किया है। हालांकि पीएम मोदी ने भी इंडिया लॉकडाउन का ऐलान करते हुए ये कहा था कि इससे देश की इकोनॉमी को बड़ी कीमत चुकानी होगी, लेकिन ये भी साफ किया था कि सरकार के लिए हर चीज से सबसे ज्यादा अहम यही है कि हर हिंदुस्तानी की जान बचे। तो घबराएं नहीं, लॉकडाउन के नियमों का पालन करते हुए घर में रहें और सरकार आपकी परेशानियों को कम करने की हर मुमकिन कोशिश में जुटी है। बस आम जनता का सहयोग भी जरूरी है। साथियों, ये धैर्य और अनुशासन की घड़ी है। जब तक देश में लॉकडाउन की स्थिति है, हमें अपना संकल्प निभाना है, अपना वचन निभाना है। मेरी आपसे हाथ जोड़ करके प्रार्थना है कि घरों में रहते हुए आप उन लोगों के बारे में सोचिए, उनके लिए मंगल कामना करिए जो अपना कर्तव्य निभाने के लिए खुद को खतरे में डालकर काम कर रहे हैं। उन डॉक्टर्स, उन नर्सेस, पैरामेडिकल स्टाफ, पैथोलॉजिस्ट, उनके बारे में सोचिए जो इस महामारी से एक एक जीवन को बचाने के लिए दिन रात अस्पताल में काम कर रहे हैं। अस्पताल प्रशासन के लोग
एम्बुलेंस चलाने वाले ड्राइवर, वार्ड बॉयज, उन सफाई कर्मचारियों के बारे में सोचिए जो इन कठिन परिस्थितियों में दूसरों की सेवा कर रहे हैं। आप उन लोगों के लिए प्रार्थना करिए जो आपकी सोसाइटी, आपके मोहल्लों, आपकी सड़कों, सार्वजनिक स्थानों को सैनिटाइज करने के काम में जुटे हैं, जिसमें और जिसके कारण इस वायरस का नामो निशान न रहे। आपको सही जानकारी देने के लिए 24 घंटे काम कर रहे मीडिया के लोगों के बारे में भी सोचिए, जो संक्रमण का खतरा उठाकर सड़कों पर, अस्पतालों में है। आप अपने आसपास के पुलिस कर्मियों के बारे में सोचिए, जो अपने घर परिवार की चिंता किए बिना आपको बचाने के लिए, आपके परिवार को बचाने के लिए दिन रात ड्यूटी कर रहे हैं और कई बार कुछ लोगों के गुस्ताखी के भी शिकार हो जाते हैं, गुस्सा भी झेल रहे हैं। कोरोना वायरस के बढ़ते कहर के चलते पूरा भारत लॉकडाउन है, फिर भी कई लोग बाज नहीं आ रहे और लगातार लॉकडाउन का उल्लंघन कर रहे हैं। यूपी के फिरोजाबाद में बीजेपी सांसद चंद्रसेन यादव ने भी लॉकडाउन का उल्लंघन किया और भीड़ में जाकर मास्क बांटे। चंद्रसेन यादव गुरुवार को अचानक जसराना पहुंचे और मास्क बांटने लगे। उनकी गाड़ी के आसपास लोगों की भीड़ जमा हो गई। भीड़ के बीच सांसद काफी देर तक मास्क बांटते रहे। न तो लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का प्रयोग किया और न ही सांसद ने खुद दूरी बनाई। कोरोना के बीच जहां पीएम मोदी लोगों को बचाव के तरीके बता रहे हैं, तो वहीं जिले के सांसद लॉकडाउन का जमकर उल्लंघन कर रहे हैं। इस बारे में सांसद से बात करने का प्रयास किया गया, लेकिन बात नहीं हो सकी। आपको बता दें कि फिरोजाबाद सांसद चंद्रसेन यादव ने कुछ दिन पहले ही अपनी कोरोना को लेकर जांच कराई थी। उनकी जांच रिपोर्ट अभी तक प्रशासन के पास नहीं आई है। अपर मुख्य सचिव गृह अवनीश कुमार अवस्थी ने कहा कि पूरे प्रदेश में सख्ती के साथ लॉकडाउन की व्यवस्था सुनिश्चित की गई है। पूरे प्रदेश में धारा 188 के उल्लंघन पर पुलिस ने अब तक 2089 FIR दर्ज की हैं। प्रदेश के विभिन्न शहरों में अब तक 6044 बैरियर लगाए गए हैं। 3679 वाहनों को सीज किया गया है और 1 करोड़ 1 लाख रुपए सम्मान शुल्क वसूला गया है। एक तरफ देश में जहां कोरोना वायरस ने अपने पैर पसार लिए हैं, तो वहीं धर्मनगरी हरिद्वार में गरीब और असहाय लोगों के लिए संत समाज आगे आ गया है। युवा भारत साधु समाज के साथ साथ संत जगजीत सिंह द्वारा आने वाले संकट की घड़ी के लिए अभी से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि जिस तरह से हमारे गुरुदेव गुरु नानक देव जी ने कहा है कि महामारी के समय, संकट के समय सिख समुदाय हमेशा आगे आकर खड़ा हो जाता है। उन्हीं के आशीर्वाद से आज संत समाज और गरीबों के लिए आटा, दाल, चावल, चीनी, तेल आदि के लिए पैकेट बनाकर घर घर जाकर गरीब परिवार में पहुंचाने का काम करेंगे, जिससे कि लॉकडाउन के दौरान ये गरीब घर से बाहर न निकले और संक्रमण की संभावनाओं का न के बराबर असर हो। से तो पूरा प्रयास है और ये युवा भारत साधु समाज और मेरी ओर से मिलकर ये बहुत अच्छा प्रयास हम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे गुरुजनों ने, गुरु नानक देव जी ने कहा, नानक नाम चढ़दी कला तेरे पाने सर्वत्र का भला। हम सर्वत्र का भला मांगते हैं और हम किसी का भी दुख नहीं देख सकते, और एक मानवता का धर्म भी है कि हमें ऐसी दुख की घड़ी में सबकी सहायता करनी चाहिए। मान करूँ, संत समाज तो बहुत बढ़ चढ़ के इस कार्य में लगा हुआ है, लेकिन मैं यहाँ पर जितने भी अच्छे जो गणमान्य व्यक्ति हैं उनसे भी प्रार्थना करूंगा कि इस दुख की घड़ी में जो गरीब लोग हैं, जो रोज का रोज कमाते हैं और रोज का रोज खाते हैं, उनके लिए भी ऐसी राशन की व्यवस्था जो भी उचित समझें वो करनी चाहिए। देश जहां कोरोना की चपेट में है, तो वहीं कुछ परिवार ऐसे भी हैं जो रोजाना कमाते खाते थे। आज उन परिवारों के सामने 2 वक्त की रोटी का संकट खड़ा है। अब ऐसे में करें तो क्या करें?
ऐसी स्थिति में शिकोहाबाद के कुछ समाजसेवियों ने आगे आकर हाथ बढ़ाया है, क्योंकि ऐसा ही एक नज़ारा फिरोजाबाद में देखने को मिला। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं तहसील क्षेत्र शिकोहाबाद के। आज रोटी बैंक के कर्मचारियों द्वारा काशीराम कॉलोनी में जाकर आटा, चावल, आलू के पैकेट दिए गए। इसके अलावा आवास विकास कॉलोनी में गरीबों के घर जाकर राशन दिया गया। इस दौरान रोटी बैंक के अधिकारियों ने, कर्मचारियों ने सामाजिक दूरी का भी ख्याल रखा। जिन परिवारों में खाने का कोई साधन नहीं था, उन परिवारों के चेहरे पर मुस्कान थी। ऐसे ही एक परिवार से बात की गई तो उन्होंने बताया, जी हमारा नाम जहारा है और जी मतलब रोटी बैंक से आए थे, आलू और चावल और आटा देख रहे हैं। तो हमने चावल वापस कर दिए। बच्चे रोटी खाते हैं तो हमने आटा ले लिया है और आलू ले लिए हैं उनसे। तो बच्चे वैसे भी परेशान हैं, पूरा बाजार बंद है, तो बेचारे वो मदद कर रहे हैं। अब गरीब है हम लोग, हमारे आदमी काम पे नहीं जा पा रहे हैं, परेशान है, बच्चे छोटे छोटे हैं, इसलिए। हालांकि इतना राशन उनके लिए काफी नहीं था, लेकिन पदाधिकारियों ने भरोसा दिलाया कि 2 दिन बाद वो फिर से राशन देंगे। पहले तो आज आदरणीय एडीएम साहब ने हमको परमिशन दी बांटने के लिए, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मन में इसलिए आया, काशीराम कॉलोनी से कल 3-4 फोन आए थे हम लोगों के पास, क्योंकि हमारी रोटी बैंक बंद है। तो कह रहे थे काफ़ी हम लोग भूखे हैं। हमने कच्चा सामान, चावल, आटा और आलू तीनों पैकेट बनाए हैं, और जो लोग खबर आती है, ये गरीब लोग हैं, वो लोगों को जा के हम सामान देते हैं। पहला लक्ष्य हमारा ये है कि भीड़ ना लगे, क्योंकि बीमारी बड़ी खतरनाक है। इसलिए आप लोगों का बहुत सहयोग है। हमारे पुलिस भाई 2 चल रहे हैं हमारे साथ, कोबरा वाले, उनका भी सहयोग है, क्योंकि भीड़ नहीं लग रही है। और शिकोहाबाद में कोई भी बिना सामान के नहीं रहेगा। आप लोग केवल हमको बता दें, वो भूखा है, हम सामान पहुँचाएंगे। सरकार ने तो लॉकडाउन कर दिया, लेकिन कुछ परिवार ऐसे भी हैं जिनके पास एक टाइम का खाना भी नहीं है। मैनपुरी जिले के मोहल्ला महमूद नगर में रहने वाले सलीम और उनका परिवार एक आस लगाकर जी रहा है कि कब लॉकडाउन खुले और सलीम सड़कों पर ई-रिक्शा लेकर दौड़े। लेकिन 21 दिन की इस बंदी ने सलीम की कमर तोड़कर रख दी है। जब आज हमारी टीम सलीम के घर पहुंची तो सलीम ने रो रो कर अपना हाल सुनाया। सलीम अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए जद्दोजहद में लगा हुआ है कि किसी तरह उसके परिवार का पेट भर जाए। सरकार गरीबों के लिए राशन और 1000 रुपए की मदद की बात कर रही है। ऐसे में देखना ये होगा कि सरकार ऐसे लोगों की मदद के लिए आगे आएगी या नहीं। साहब क्या करूं, बस रिक्शा चलाते थे, यही गाड़ी टिर्री जी उसके हमारे बस जो चल रही है वही है हमारी स्थिति। और साहब बड़े बच्चे परेशान है हमारे भी, क्या करें, बस सब कुछ नहीं आया हमारे में, बिल्कुल नहीं है। अगर होता तो हम कुछ तो बच्चों को ला के देते ही, बिल्कुल भी नहीं है। बैंक में खाते में चेक भी करने गए तो किसी ने चेक करके नहीं बताया हमें। क्या कह दिया? जी कह दिया है ही नहीं कुछ। भाई मेरे घर में समस्या ये है, मेरे घर में एक कमाने वाला है, मेरे घर में 8-9 मेंबर खाने वाले हैं जी। जिस पर सारा काम चलता है वही बंद कर दी है, गाड़ी बंद है। कौन सी गाड़ी चलाते हैं? जी टिर्री रिक्शा चलाते हैं। ई रिक्शा चलाते? हाँ यही चलाते हैं। और जब यही बंद है तो मेरे बच्चे या मेरे घर में जो हैं वो लोग कहाँ से खाएंगे। सरकार ने लॉकडाउन तो कर दिया लेकिन उन्हें ये भी तो सोचना चाहिए था कि जिसके घर में कोई करने वाला नहीं है या जिसका रोज का करना है, रोज का खाना है, घर मकान किस तरीके की हालात में है, वो इंसान कहाँ से लाएगा। सरकार को थोड़ी कुछ सुविधा तो देनी चाहिए थी ना गरीबों को। भाई 0 बैलेंस खाते बंद कर दिए हैं, जिसका थोड़ा बहुत कुछ पड़ा है उसमें वो भी नहीं निकाल के ला सकता, तो इंसान कहाँ से खाएगा। उसको ये भी तो सोचना चाहिए था ना। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहाँ से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहाँ जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए।
हर रोज कुछ बेहतर। कोरोना के बढ़ते संक्रमण के बीच आज केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 1,70,00,000 रुपए के राहत पैकेज की घोषणा की। पैकेज में मोदी सरकार ने देश के हर गरीब की चिंता की है। प्रेस वार्ता के दौरान वित्त मंत्री ने उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को अगले 3 महीने तक मुफ्त में गैस सिलेंडर देने की घोषणा की है। केंद्र सरकार के इस घोषणा से देश के करीब 8,30,00,000 गरीब परिवारों को सीधा लाभ मिलेगा। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर ने गुरुवार को कहा कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण स्कीम के तहत लोगों को पैसे डायरेक्ट ट्रांसफर किए जाएंगे। साथ ही खाद्य सुरक्षा के जरिए गरीबों की मदद की जाएगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि अभी लॉकडाउन को 36 घंटे ही हुए हैं। सरकार प्रभावित और गरीबों की मदद के लिए काम कर रही है। इसके अलावा और क्या कहा वित्त मंत्री ने, आइए आपको सुनवाते हैं पूरा बयान, जिसमें गरीबों के लिए क्या क्या घोषणाएं की गई हैं। I like to state first that the lockdown was announced by the Prime Minister in the intervening night of 24th and 25th, which is Tuesday, Wednesday night, saying that the lockdown commences from 00:00 hours of Wednesday 25th, and the lockdown has been enforced from then. The government has been working so that those affected directly, and particularly the poor, the migrant workers, the women, the disadvantaged of the society, since the lockdown commenced, will have to be reached out with tangible help and assistance. It's only 36 hours since the lockdown has been imposed. And therefore now we have come with a package which will immediately take care of the concerns, the welfare concerns of the poor and suffering workers and those who need immediate help. So the package that we come up with will benefit those migrant workers, those poor, those urban and rural poor, and the women. And this Prime Minister Garib Kalyan scheme that we want to come out with is expected to meet a total of 1,70,000 crores. So I will detail that before you as to what are the ways in which this will benefit. We are looking at both cash transfer as one set of measures, and another set of measures will be food security related. We do not want anyone to remain hungry. So we will be giving enough to take care of their food grains requirement, protein requirement in terms of pulses. On the other hand, they should also not remain without money in hand. So several measures through DBT are being taken so that money reaches them, so that they can have money in their hands. But before all this, गृह मंत्री अमित शाह ने कोरोना वायरस को लेकर मोदी सरकार द्वारा उठाए गए कदमों की सराहना की है और ट्वीट करके कहा है कि इससे आम जनता को बड़ी राहत मिलेगी। देश के गरीब किसानों को कोविड-19 के महामारी के समय राहत देते हुए सरकार ने अप्रैल के पहले हफ्ते में किसानों के खाते में 2,000 रुपए की पहली किस्त देने का फैसला किया है। इस निर्णय से हमारे 8 करोड़ से ज्यादा किसान लाभान्वित होंगे। वहीं देश में 63 लाख सेल्फ हेल्प ग्रुप काम कर रहे हैं। मोदी सरकार ने उन्हें राष्ट्रीय आजीविका मिशन मिलने वाले 10 लाख रुपए के लोन को बढ़ाकर 20 लाख रुपए करने का फैसला किया है। मोदी सरकार ने 20 करोड़ महिला जनधन खाता धारकों को 3 महीने तक हर महीने 500 रुपए देने और उज्ज्वला योजना की 8.3 करोड़ लाभार्थियों को 3 महीने तक मुफ्त गैस देने का फैसला किया है। वहीं बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट कर सरकार द्वारा राहत पैकेज के ऐलान की सराहना की है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री जी ने देश के गरीबों के लिए इस संकट की घड़ी में बड़ी राहत की घोषणा की है। हमारा संकल्प है कि कोई भी व्यक्ति भूखा ना सोए। सरकार ने प्रधानमंत्री
के गरीब कल्याण योजना के तहत 1,70,000 करोड़ रुपए के राहत पैकेज का ऐलान किया है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज पीएम मोदी द्वारा उठाया गया कदम एक ऐसा कदम है जिससे सभी को स्वागत करना चाहिए। ऐसा कोई भी राहत पैकेज घोषित करने वाला भारत पहला देश है। हम इस पैकेज का अभिनंदन करते हैं, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। 1,75,000 करोड़ रुपए का ये पैकेज 80 करोड़ से अधिक लोगों जो लॉकडाउन का सामना कर रहे हैं उनके जीवन को एक नई दिशा देने में इसका बहुत बड़ा रोल होगा। सचमुच ये प्रयास अभिनंदनीय है। उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन के अंदर हमने सभी 75 जनपदों में सफलतापूर्वक अपने 23 करोड़ जनता के स्वस्थ और सुरक्षित भविष्य के लिए लॉकडाउन की कार्रवाई पूरी तरह प्रभावी ढंग से लागू हो रही है। इस दृष्टि से हम लोगों ने पहले ही प्रदेश के अंदर निर्माण श्रमिकों, ठेला, खोमचा, रेहड़ी, ई रिक्शा, पल्लेदार, इन सब के लिए पहले से ही हम लोगों ने भरण पोषण भत्ते की भी घोषणा की है। अंत्योदय, मनरेगा मजदूर और अन्य सभी परिवारों के लिए खाद्यान्न की व्यवस्था के साथ ही हम लोगों ने निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन की राशि को भी सभी लोगों तक पहुंचाने की एक कार्रवाई को भी आगे बढ़ाया है। ये कार्रवाई हमारी युद्ध स्तर पर चल रही है, लेकिन सार्वजनिक स्थानों पर भीड़ भाड़ न हो, इस पर हमारा फोकस है। और मुझे बताते हुए प्रसन्नता है कि आज डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर घर लोगों के लिए आवश्यक सामग्री पहुंचाने की दिशा में पूरे प्रदेश में 18,750 वाहन इस सेवा में, जनता जनार्दन की सेवा में प्रदेश के अंदर लगाए गए हैं। खासतौर पर यह सेवा हम लोगों के द्वारा दूध की आपूर्ति घर घर करने में, सब्जी की आपूर्ति घर घर तक पहुंचाने में, खाद्यान्न की आपूर्ति घर घर पहुंचाने में, इसके अलावा जो निराश्रित लोग हैं, रेन बसेरों में रह रहे हैं, बॉर्डर क्षेत्र में रह रहे हैं, निर्माण श्रमिक हैं, जिनके पास कुछ भी ऐसा साधन नहीं कि भोजन बना सकें या कोई कर सकें, उनके लिए कम्युनिटी किचन के माध्यम से भी भोजन पहुंचाने की व्यवस्था प्रारंभ कर दी गई है। और इसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से जुड़े हुए स्वयंसेवकों ने भी युद्ध स्तर पर आगे जा करके अपनी सेवाएं देना प्रारंभ किया है। वे वॉलंटियर्स जगह जगह जा कर के प्रशासन के साथ सहयोगी बन करके उन्हें घर घर तक या उन ज़रूरतमंदों तक पहुंचाने का कार्य प्रदेश के अंदर युद्ध स्तर पर कर रहे हैं। आज 7 लाख लीटर से अधिक दूध हम लोगों ने उन ज़रूरतमंदों परिवारों तक पहुंचाया है जो दूध के लिए जिन लोगों की डिमांड थी या जो लोग मार्केट में या डेयरी में जाकर के दूध खरीदते थे, उन लोगों के घरों तक पहुंचाने की एक कार्रवाई सफलतापूर्वक प्रदेश के अंदर की गई है। इसके अलावा सब्जी के ठेलों को, खाद्यान्न की आपूर्ति को, दवा की आपूर्ति को भी घर घर तक पहुंचाने के लिए कार्रवाई की गई है। 60,000 ग्राम पंचायतों में मुख्यमंत्री हेल्पलाइन की सेवाएं भी देने की कार्रवाई की जा रही है, जिसमें मुख्यमंत्री हेल्पलाइन के माध्यम से प्रत्येक ग्राम पंचायत से संवाद बनाना, बाहर से आए हुए लोगों को ट्रैक करना, उनके उपचार और उन्हें यहाँ पर प्रदेश के अंदर होम क्वारंटाइन के साथ जोड़ने की कार्रवाई के साथ ही ज़रूरतमंद परिवारों की क्या आवश्यकताएं हैं, उन आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए भी कार्रवाई युद्ध स्तर पर प्रदेश के अंदर प्रारंभ हुई है। इसके साथ ही हम लोगों ने प्रदेश के अंदर स्वास्थ्य सुविधाओं की दृष्टि से भी और जनता की सुविधा की दृष्टि से भी, राज्य के जो लोग बाहर रहते हैं उन दृष्टि से भी हम लोगों ने आज 11 कमेटियों का गठन किया है। यूपी का एक्शन प्लान कोरोना वायरस की दृष्टि से जो हमारा तैयार होना था वह प्रभावी हो चुका है, जिसमें एक कमेटी चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता में काम कर रही है। यह कमेटी इंटर स्टेट से जुड़े हुए मामले,
भारत सरकार के साथ संवाद बनाना, साथ साथ निर्माण श्रमिक, साथ साथ शिक्षा से जुड़े हुए लोगों को, सेवा योजन से जुड़े हुए लोगों को और अन्य राज्यों में जो हमारे कार्यरत श्रमिक हैं या अन्य जो भी कर्मचारी वहाँ कार्य करते हैं, उन लोगों के साथ संवाद बनाने के लिए चीफ सेक्रेटरी की अध्यक्षता की कमेटी कार्य कर रही है और इसने अपना कार्य प्रारंभ कर दिया है। दूसरी कमेटी हम लोगों ने प्रदेश के अंदर आईडीसी की औद्योगिक विकास आयुक्त की अध्यक्षता में बनाई है। इस कमेटी में हम लोगों ने औद्योगिक विकास के प्रमुख सचिव को, साथ साथ श्रम और सेवा योजन के प्रमुख सचिव को इसके साथ जोड़ा है और इस कमेटी का काम है कि जितने भी निर्माण श्रमिक हैं, जितने भी औद्योगिक संस्थान हैं, जितने भी शिक्षण संस्थाएं हैं, इन सभी से जुड़े हुए सभी लोगों को जो छुट्टी दी गई है लीव विथ सैलरी के साथ इसको सुनिश्चित करना, श्रमिकों को उनका भरण पोषण भत्ता समय पे मिल सके, इसके लिए कमेटी कार्य करेगी और निरंतर इसको प्रभावी रूप से आगे बढ़ाने का कार्य भी करने का कार्य तेजी से इन्होंने कर दिया है, जिसमें ठेला है, रिक्शा है, खुमचा है, रेहड़ी है, पटरी व्यवसायी हैं, इन सबको भी 1000 रुपये का तत्काल भरण पोषण भत्ता उपलब्ध कराने की कार्रवाई के साथ ही हर जनपद में जिलाधिकारियों को इस बात के लिए अधिकृत किया गया है, ग्रामीण क्षेत्रों या शहरी क्षेत्र जिन्हें किसी भी योजना से आच्छादित नहीं किया गया है और उनके पास कुछ भी नहीं है, उनको तत्काल 1000 रुपये की धनराशि और खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था वे इस स्तर पर करें। तीसरी कमेटी जो हमारे कृषि उत्पादन आयुक्त की अध्यक्षता में है, इसमें प्रमुख सचिव कृषि हैं, प्रमुख सचिव खाद्य और रसद हैं, ये सभी लोग मिलकर के इसमें काम कर, डायरेक्टर मंडी भी हैं। इस कमेटी के द्वारा डोर स्टेप डिलीवरी यानी घर घर खाद्यान्न पहुंचाने की कार्रवाई ये कमेटी कर रही है। इस कमेटी के द्वारा एक एक चीज़ को मॉनिटर करने का, दूध है, सब्जी है, खाद्यान्न है, यह कमेटी घर तक, हर घर तक पहुंचाने की कार्रवाई इस कमेटी के द्वारा मॉनिटर किया जा रहा है और लगातार हर जनपद में इसके लिए इन्होंने कार्रवाई प्रारंभ की है। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव गृह की अध्यक्षता में है। लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए ये कमेटी युद्ध स्तर पर कार्य कर रही है, जिसमें ज्वाइंट पेट्रोलिंग जिलाधिकारी और पुलिस अधीक्षक की, कमिश्नर और आईजी की, इसी प्रकार से निचले स्तर के एडीएम और एडिशनल एसपी की, ज्वाइंट मजिस्ट्रेट और डिप्टी एसपी की, ये कमेटी इसको देखेगी लॉकडाउन की कार्रवाई को सफलतापूर्वक कार्रवाई करना, जमाखोरों के खिलाफ, कालाबाजारी करने वालों के खिलाफ, अधिक दाम वसूलने वालों के खिलाफ भी प्रभावी कार्रवाई ये कमेटी इसमें देख रही है। चौथी कमेटी अपर मुख्य सचिव राजस्व की अध्यक्षता में है, जो राहत आयुक्त के साथ ही विभिन्न विभागों के एक एक प्रतिनिधि को रख करके 24 घंटे कंट्रोल रूम प्रदेश के साथ साथ हर एक जनपद में इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने की कार्रवाई कर रही है। कंट्रोल रूम से सारी व्यवस्थाएं जुड़ चुकी हैं, इसको आगे बढ़ाने का कार्य एक कमेटी देख रही है। छठी कमेटी हम लोगों ने जो बनाई है वह प्रमुख सचिव ग्राम्य विकास और पंचायती राज की अध्यक्षता में है, जिसमें प्रमुख सचिव नगर विकास, प्रमुख सचिव आवास, ये सभी लोग इसके साथ में हैं, जो ग्रामीण और शहरी क्षेत्र में पेयजल की आपूर्ति को सुनिश्चित करने, स्वच्छता और सैनिटाइजेशन की कार्रवाई को 100% आगे बढ़ाने की कार्रवाई के साथ एक कमेटी कार्य कर रही है। ये उन सभी क्षेत्रों में सफलतापूर्वक इस कार्य को आगे बढ़ा रही है। सातवीं कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण की अध्यक्षता में बनाई है, जिसमें प्रमुख सचिव स्वास्थ्य और परिवार कल्याण के साथ ही प्रमुख सचिव चिकित्सा शिक्षा, प्रमुख सचिव एमएसएमई, इन सबको रखा गया है और इनकी एक कमेटी इस पर कार्य कर रही है। होम क्वारंटाइन को चेक करना, हॉस्पिटल में भी जो चिकित्सक हैं, जो चिकित्सा कर्मी हैं, पैरामेडिकल का, नर्सिंग का स्टाफ है या इस सेवा के साथ जुड़े हुए उन लोगों को भी हॉस्पिटल में क्वारंटाइन रूम की व्यवस्था उनके लिए करना, आइसोलेशन वार्ड की व्यवस्था करना, पर्याप्त मात्रा में वेंटिलेटर्स की व्यवस्था करना और दवा की आपूर्ति, मशीन, मास्क, ग्लव्स, पीपीई, इन सब की आपूर्ति को यह कमेटी देख रही है। पूरे प्रदेश के अंदर इस कमेटी के द्वारा
अब तक 11,000 से अधिक आइसोलेशन के बेड उपलब्ध कराए जा चुके हैं और कुशलतापूर्वक ये कार्य कर रही है। ट्रेनिंग के कार्यक्रम के साथ साथ जांच आदि की कार्रवाई को भी अलग अलग मेडिकल कॉलेजेस में, इंस्टीट्यूट्स में हम इस कार्रवाई को आगे बढ़ा सकेंगे। यह भी युद्ध स्तर पर अपनी कार्रवाई को आगे बढ़ाने का कार्य ये कमेटी प्रदेश के अंदर सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने का कार्य कर रही है। एक कमेटी हम लोगों ने डीजीपी की अध्यक्षता में बनाई है। सभी पुलिस लाइन, सभी थाने, सभी ट्रेनिंग सेंटर, सभी प्रकार के जो पीएससी की बटालियन और वाहिनियां हैं, इन सब में स्वच्छता के साथ साथ सैनिटाइजेशन की व्यवस्था करना, आवश्यकता पड़ने पर मैन पावर की आपूर्ति फील्ड में तैनात करने के लिए उपलब्ध कराना और वहाँ पे उनके स्वास्थ्य के साथ साथ प्रॉपर चेकिंग की व्यवस्था के साथ ही जेलों में भी जो कैदी मौजूद हैं उन सभी को हम लोग कैसे सैनिटाइज कर सकें, कैसे उनको भी हम लोग कोरोना वायरस से बचा सकें, इसके बारे में डीजीपी की अध्यक्षता की कमेटी काम कर रही है, जिनमें डीजी जेल मौजूद उनके साथ हैं, डीजी ट्रेनिंग उनके साथ में हैं, ये डीजी लॉ एंड ऑर्डर हैं, ये डीजी पीएससी हैं, ये सभी लोग उनके साथ इस कमेटी में काम करने कार्य कर रहे हैं। एक कमेटी हम लोगों ने बनाई है प्रमुख सचिव मुख्यमंत्री, जो पूरे प्रदेश के अंदर किसी भी व्यक्ति की कोई समस्या है तो IGRS पोर्टल और CM हेल्पलाइन को और प्रभावी ढंग से आम जनता की सेवा के लिए उसको प्रभावी ढंग से आगे बढ़ाना और अंतर विभागीय समन्वय के माध्यम से इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की कार्रवाई करना। एक कमेटी हमने 11वीं कमेटी जो बनाई है वो बनाई है प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता में। ये कमेटी 10वीं कमेटी है जो प्रमुख सचिव पशुपालन की अध्यक्षता की कमेटी गोवंश के लिए, पशुओं के लिए चारे की व्यवस्था प्रॉपर रूप से की जा सके और यह युद्ध स्तर पर अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है। दुग्ध की आपूर्ति भी मार्केट में हो सके, फिर उसे हम डोर स्टेप डिलीवरी के माध्यम से घर घर पहुंचा सकें। इस दृष्टि से यह कमेटी, इसमें प्रमुख सचिव पशुपालन की कमेटी इस पर कार्य करेगी। और 11वीं कमेटी जो हम लोगों ने बनाई है वह अपर मुख्य सचिव वित्त की अध्यक्षता में बनाई है। वर्तमान स्थिति में कहीं भी कोई धन की कमी न होने पाए, इसके लिए कमेटी बनेगी। साथ साथ भविष्य की रणनीति, क्योंकि अर्थव्यवस्था पर इसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है, इसके बारे में भी ये विस्तृत रूप से कमेटी कार्य करेगी। इसके लिए अपर मुख्य सचिव वित्त को, प्रमुख सचिव कृषि को, प्रमुख सचिव औद्योगिक विकास को, इन सब को इसके साथ रखा गया है। इसके साथ ही प्रमुख सचिव कृषि को इस बारे में कहा गया है, प्रमुख सचिव कृषि और प्रमुख सचिव खाद्य कि किसानों की गेहूं की फसल, सरसों की फसल और आलू फसल तैयार हो चुकी होगी, इसके बारे में रणनीति बनाएं कि प्रोक्योरमेंट की कार्रवाई को कैसे हम आगे बढ़ा सकेंगे। ये कमेटी इस पर कार्य करने जा रही है। इस प्रकार से 12 कमेटियां पूरे प्रदेश के अंदर बनकर के प्रदेश के अंदर लॉकडाउन को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाना, आदरणीय प्रधानमंत्री जी के कोरोना को परास्त करने के इस अभियान में सहभागी बनना, किसी गरीब को, किसी भी किसान को, किसी भी महिला को, किसी भी नागरिक को, मजदूर हो या व्यवसायी हो, किसी को भी कोई समस्या ना होने पाए, इसके बारे में प्रदेश सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। हर एक व्यक्ति तक उसकी आवश्यकता के अनुरूप कार्य, उस जो भी शासन की योजनाएं हैं उन तक पहुंचाने के लिए हम पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहे हैं। और मैं विश्वास के साथ कह सकता हूं कि आज जो राहत पैकेज, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज की जो घोषणा आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में भारत सरकार ने घोषित किया है, ये निश्चित ही दुनिया का एक यूनिक मॉडल होगा और हम लोग कोरोना को परास्त कराएंगे। कोरोना परास्त होगा, भारत विजयी होगा और भारत का ये मॉडल दुनिया के अंदर भी हर एक देश अपनाएगा। इस विश्वास के साथ कोरोना के खिलाफ चल रही इस मुहिम में प्रत्येक प्रदेशवासी सहयोगी बने, लॉकडाउन की पूरी कार्रवाई में प्रशासन का सहयोग करें, ये मेरी पूरे प्रदेशवासियों से अपील होगी। लॉकडाउन की इस कार्रवाई में उनको कुछ परेशानी हो सकती है, तात्कालिक है ये, लेकिन उनके उत्तम स्वास्थ्य के लिए और उनके परिवार की सुरक्षा के लिए, एक सुरक्षित भविष्य के लिए ये तात्कालिक उठाए गए कदम हैं। हम सब इसमें अपना सहयोग प्रदान करें, ये मेरी सबसे अपील होगी।
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों को लेकर राज्यों के साथ समीक्षा बैठक की है। इसके अलावा कैबिनेट सचिव ने लॉकडाउन उपायों के कार्यान्वयन की समीक्षा के लिए सभी राज्यों के मुख्य सचिवों के साथ एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की है। कॉन्फ्रेंसिंग में राज्यों की तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं की उपलब्धता की भी समीक्षा की गई। बेंगलुरु स्थित निम्हैंस को मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दों से संबंधित जागरूकता पैदा करने के लिए कहा गया है। स्वास्थ्य मंत्रालय के आग्रह पर 17 राज्यों ने कोविड-19 के लिए समर्पित अस्पतालों का निर्माण शुरू कर दिया है। जो स्टेट्स हैं वो उनको इम्प्लीमेंट कर रही हैं। सोशल डिस्टेंसिंग एक बहुत मुख्य भूमिका हो सकती है हमारी कोविड मैनेजमेंट में, ताकि हम उसके द्वारा हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ सकें। उसके लिए भी जैसे आप सब लोगों की नॉलेज में है, पूरे देश में माननीय प्रधानमंत्री जी ने लॉकडाउन के बारे में कहा था कि हम इस लॉकडाउन के द्वारा जो चेन ऑफ ट्रांसमिशन को ब्रेक कर सकें। साथ ही इसमें उन्होंने ये भी कहा था कि इस लॉकडाउन को सक्सेस बनाने में हमारा पब्लिक सपोर्ट एक बहुत मुख्य एक अंश होगा, क्योंकि हमें मोमेंटम बिल्डअप करके रखना है कि हमारा जो इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट के पार्ट के रूप में हमें ये समझना जरूरी है कि अगर हमारे को कोई भी एक आदमी सपोर्ट नहीं करता तो अब तक के जितने हमारे एफर्ट्स हैं मैनेजमेंट के वो भी खराब हो सकते हैं। तो ये जरूरी है कि ये सोशल डिस्टेंसिंग, ये लॉकडाउन 100% हर स्टेट में, हर जिले में और हर जगह पर प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जाए। लॉकडाउन में पार्टिसिपेट करने वाले सभी नागरिकों से मेरा अनुरोध है कि वो इसको अपनी व्यक्तिगत और एक साझा रिस्पॉन्सिबिलिटी के रूप में हमें अपना सपोर्ट दें। मैं साथ में पिछले 14 दिनों में जो विदेशों से लौटे हुए हमारे नागरिक हैं उन सब से भी अपील करना चाहूँगा कि हमने उनको फैसिलिटी क्वारंटाइन या होम क्वारंटाइन जो सजेस्ट किया है उसको भी 100% पालन किया जाए। हमें कोऑपरेट करें, क्योंकि उनका कोऑपरेशन ना हमें उनको फ़ायदा देता है, उनके फैमिली मेंबर्स को भी फ़ायदा देता है। उसको समझते हुए उनका 100% कोऑपरेशन हम उनसे रिक्वेस्ट करते हैं। एक तरफ हमारे को पॉजिटिव केसेस में नंबर्स आ रहे हैं, कुछ डेथ्स भी रिपोर्ट हुई हैं, लेकिन एक अगर दूसरे तरीके से भी देखें तो बढ़ने की दर में कमी अभी केसेस में नोट की है। लेकिन साथ ही मैं आपको ये भी रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिस तरह से अभी सिचुएशन इवॉल्व हो रही है, हम अभी भी किसी भी तरीके से इसको रिलैक्स वे में नहीं ले सकते। हमारा कंटिन्यूड एफर्ट इस डायरेक्शन में बना रहना चाहिए। आज कैबिनेट सेक्रेटरी साहब ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंस की है सारे चीफ सेक्रेटरी से, जिसमें उन्होंने लॉकडाउन मेजर्स के ऊपर चर्चा की। साथ ही उन्होंने स्टेट की प्रिपेयर्डनेस के ऊपर भी डिस्कशन किया इन टर्म्स ऑफ कि उनके हॉस्पिटल और उनके लॉजिस्टिक्स अरेंजमेंट कैसे हैं। इसके साथ ही उन्होंने इसेंशियल सर्विसेज और इसेंशियल कमोडिटीज़ जो पब्लिक के पास पहुंचनी चाहिए उसके लिए भी उन्होंने स्टेट के चीफ सेक्रेटरी से रिक्वेस्ट की है। स्टेट्स को स्पेसिफिकली हमने कोविड के लिए डेडिकेटेड हॉस्पिटल बनाने के लिए जो रिक्वेस्ट की है उसके तहत कई स्टेट में करीब 17 स्टेट में कार्य शुरू भी हो चुका है, जहां पर ये डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही सारे पेशेंट्स का प्रॉपर प्रोटोकॉल के हिसाब से ट्रीटमेंट हो और हमारे देश में देश व्याप्त सब जो हमारे डॉक्टर्स हैं उनको हम ओरिएंट कर पाएं कि उसका प्रोटोकॉल क्या है, यूनिफॉर्मिटी ऑफ ट्रीटमेंट हो। उसके लिए एम्स दिल्ली के साथ मिलके अभी हम लोगों ने ऑनलाइन ट्रेनिंग डॉक्टर्स के लिए शुरू की है। वह ट्रेनिंग जो कि महामारी विज्ञान, इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिसेस और केस मैनेजमेंट के ऊपर हमारे डॉक्टर्स को ओरिएंटेशन उसके द्वारा दी जा रही है। इसके साथ ही नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटल हेल्थ जो हमारा निम्हांस, जो हमारा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्पोर्टेंस है, उसके द्वारा भी बिहेवियरल मॉड्यूल्स को, बिहेवियरल हेल्थ मॉड्यूल्स की ट्रेनिंग हम देश लेवल पर शुरू कर रहे हैं। साथ ही हमारे जो फील्ड वर्कर्स हैं जैसे कि आशा, एएनएम्स और आंगनवाड़ी वर्कर्स जो कि कटिंग एज लेवल पर देश में काम करते हैं, उनको भी ओरिएंट करने के लिए कोविड के बारे में हम लोग प्रिवेंशन एंड कंट्रोल मेजर्स, कम्युनिटी सर्वेलेंस और पब्लिक हेल्थ सर्विसेज एट द कम्युनिटी लेवल, उसके बारे में भी नेशनल लेवल ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर्स करते हुए, इसके साथ ही स्टेट लेवल ट्रेनिंग और आने वाले कुछ दिनों में देश के हर एएनएम, आशा और आंगनवाड़ी वर्कर को भी कोविड-19 के बारे में ओरिएंट करते हुए, ताकि बिल्कुल लास्ट स्थाई पर भी हम कम्युनिटी से इंटरेक्ट कर सकें, उसको ओरिएंट कर सकें। ये एक्शन भी हमने शुरू कर दिया है। मुख्यतः
हम ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को यूज कर इस लॉकडाउन की स्थिति में अपने लास्ट एंड के हेल्थ वर्कर तक पहुंचते हुए उसके द्वारा अपनी सर्विसेज देश के हर नागरिक को पहुंचाना चाहते हैं। मैं आपसे यही कहना चाहूंगा कि कंट्री फुली गियर्ड अप है। ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इस चैलेंज को हमें सबको कलेक्टिवली मिलकर लेना है और इसमें सबका सपोर्ट क्रूशियल है। कोई भी एक नागरिक अगर वो एक गलती करता है इन्फेक्शियस डिजीज मैनेजमेंट में, तो उसका इफेक्ट उसके आसपास के लोगों को, उसकी फैमिली को, समाज को, सबको मैनेज करना पड़ेगा। तो इसके लिए फिर से मैं अपील करूंगा कि हर एक नागरिक इसमें हमें अपना सहयोग दे ताकि मिलकर हम इस प्रॉब्लम से मुक्ति पा सकें। गृह मंत्रालय में जॉइंट सेक्रेटरी पूर्ण सलीला श्रीवास्तव ने कहा है कि सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कदम उठा रही है कि लॉकडाउन के दौरान आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं का उत्पादन, आपूर्ति या वितरण प्रभावित न होने पाए। जैसा कि मैंने कल भी कहा, गृह मंत्रालय राज्य सरकारों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ मिलकर यह चेष्टा कर रही है कि इस लॉकडाउन पीरियड में एनफोर्समेंट के साथ साथ आपको एसेंशियल गुड्स और सर्विसेज में कोई कमी ना महसूस हो। स्वास्थ्य सेवाएं एवं एसेंशियल सप्लाईज, सर्विसेज और कमोडिटीज को सुनिश्चित करने के लिए राज्य सरकारों ने कई कदम उठाए हैं, जिनमें से कुछ कदम तो बहुत ही इनोवेटिव हैं। और भारत सरकार अपनी ओर से 24/7 बेसिस पर स्टेट्स और यूटीज की स्थिति को मॉनिटर कर रही है। एमएचए के कंट्रोल रूम में एमएचए के सीनियर ऑफिसर्स के अलावा मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन, रेलवेज, फार्मास्यूटिकल्स, कंज्यूमर अफेयर्स, फूड एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के ऑफिसर्स भी 24/7 मौजूद हैं, जो निरंतर समस्याओं का निदान कर रहे हैं। लगभग सभी स्टेट्स और यूटीज ने अपनी हेल्पलाइंस नोटिफाई कर दी हैं और जैसा बीच में कुछ इंटरस्टेट कार्गो की समस्या आई थी, अब इंटरस्टेट कार्गो जो इंटरस्टेट बॉर्डर्स पर हेल्ड अप था वो भी काफी क्लियर हो गया है। नॉर्थ ईस्ट और जो अन्य रिमोट एरियाज है जहां पे मेडिकल सप्लाईज इत्यादि एयर के थ्रू जाती हैं और स्मॉल क्वांटिटीज में जाती हैं, वहां मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन कार्गो मूवमेंट के लिए स्पेशल अरेंजमेंट्स कर रही है। वो डेडिकेटेड चार्टर्स करने के लिए भी व्यवस्था कर रही है। इस कॉन्टेक्स्ट में मैं आपको ये भी बताना चाहूंगी कि हमने स्टेट्स और यूटीज को स्पेशली रिक्वेस्ट किया है और राज्य सरकारें बल्कि काफी एफर्ट्स कर रही हैं कि जो हमारे माइग्रेंट लेबरर्स हैं उनके लिए शेल्टर और फूड की व्यवस्था हो। सभी लेवल्स पर हम बार बार सेंसिटाइज कर रहे हैं कि जो जहां है उसका वहीं पर सुरक्षित रूप से रहना उचित होगा। स्टूडेंट्स को हॉस्टल्स में सुरक्षित रूप में रखें। हमने ये भी सेंसिटाइज किया है कि जो मेडिकल स्टाफ और हेल्थ वर्कर्स हैं उनकी सुरक्षा और सुविधा दोनों पर विशेष रूप से ध्यान दिया जाए। आशा है कि ये सब जो कदम उठाए जा रहे हैं वो इंश्योर करेंगे कि लॉकडाउन पीरियड में एसेंशियल गुड्स की सप्लाई, प्रोडक्शन, डिस्ट्रीब्यूशन में कोई भी समस्या ना आए। आईसीएमआर के आर गंगाखेडकर ने कहा है कि सरकार द्वारा उठाए गए कदम इतने प्रभावी हैं कि अगर उनका सख्ती से पालन किया जाए तो देश में कोरोना वायरस के मामले मुश्किल से ही बढ़ेंगे। मैं दो चीजें बोलूंगा सिर्फ। जब आप ट्रैवल हिस्ट्री या किसी के साथ संपर्क में आए क्या जब सवाल पूछते हैं ना, तो हर चीज का जवाब हर इंसान के पास रहेगा ही और वो पूरा सही ढंग से बोल पाएगा, ये मानना थोड़ा सा कठिन होता है। आप अगर पेशेंट्स के साथ अगर डील करें तो आपको पता चलेगा। उसको अगर आप पूछे कि क्या आपने परसों खाने में कुछ गड़बड़ किया था, कुछ हाँ बोलेंगे, कुछ ना बोलेंगे, आपको ही अंदाज बनना जरूरी होता है। इसका मायना ये नहीं है कि उनको सही में उनका कोई कांटेक्ट नहीं होगा, ये मैं नहीं कह रहा हूं। लेकिन आप जो एक आध दो केसेस के जो एनेक्डोट्स कोट करते हैं और उसके ऊपर जो आप अंदाज बांध रहे हैं कि कम्युनिटी में ट्रांसमिशन शुरू हो गया होगा, वो शायद उसके लिए इतना एविडेंस ठोस नहीं है अभी भी। और अगर रहता था तो हम क्यों नहीं बोलते थे, क्योंकि हमको छुपाना कोई सही चीज ही नहीं है। Dr. Sahab, let me add on to that. I think this is a question which our media friends continuously they keep asking us. जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया, देखिए क्या होता है कि अभी हम लोकल ट्रांसमिशन की स्टेज में हैं, जबकि हम पर्टिकुलर केस के साथ उस केस ने किसको इन्फेक्ट किया, जैसे आपने भीलवाड़ा का एग्जांपल दिया, तो एक डॉक्टर थे जिनकी ट्रैवल हिस्ट्री थी, उसके बाद उन्होंने अपने जब हॉस्पिटल में काम किया तो उसके साथ कुछ और लोग इन्फेक्ट हुए।
अब इसी के साथ ही पूरे देश में अगर 500-600 केस अगर हमारे पास आज हैं और हम उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, तो 1 या 2 केस में अगर हमें उनके कॉन्टैक्ट नहीं मिलते हैं तो ये नहीं माना जाता कि वो कम्युनिटी ट्रांसमिशन शुरू हो गया। हम ये कहते हैं कि जब कम्युनिटी में हम किसी का भी 20-30% या एक पर्टिकुलर लार्ज नंबर ऑफ केसेस के अगर हम कॉन्टैक्ट को समझ ही नहीं पा रहे हैं, वो कहीं पर भी हो रहा है, पूरे देश में फैल रहा है, जिसके बारे में क्लैरिटी नहीं आ रही कि क्यों फैल रहा है, उसको एक कॉमन मैन अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप कम्युनिटी ट्रांसमिशन बोल सकते हैं। 1 या 2 केसेस में अगर हमारे कॉन्टैक्ट ट्रेस नहीं होते हैं, मैं फिर रिपीट करना चाहूँगा, इसका तात्पर्य केवल एक है कि अभी या तो पर्टिकुलर उस पर्सन ने अपने आप को एनालाइज करके कि उसको कहाँ से इन्फेक्शन होगा, उसको हमारे को वो एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा है। और साथ ही क्योंकि वो हो सकता है वो पर्सन 3-4 जगह ट्रैवल किया हो, उसने 1-2 जगह पर जो कांटेक्ट हो जिसके बारे में हम ट्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो हम उसको क्लैरिफाई नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, जैसे कि डॉक्टर साहब ने कहा है, हम खुद चाहेंगे, अगर हमें लगता है कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन इस देश में हो रहा है, एक लार्ज स्केल पर हो रहा है, तो हमारे लिए जरूरी है कि हम गवर्नमेंट के रूप में आके आपके थ्रू सभी लोगों को बताएं कि इस देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन है और सावधान रहिए। क्योंकि हमारे लिए जरूरी है, पब्लिक के लिए जरूरी है कि हम समझें कि कम्युनिटी ट्रांसमिशन के बाद जो लेवल ऑफ अलर्टनेस, लेवल ऑफ एक्शन और लेवल ऑफ इन्वॉल्वमेंट हैज टू इंक्रीज मच फर्दर। लेकिन जब हम इसके बारे में बात कर रहे हैं तो आई थिंक आज का मुख्य प्रश्न ये नहीं है कि देश में कम्युनिटी ट्रांसमिशन हुआ है नहीं हुआ है। आज सबसे मुख्य प्रश्न ये है कि क्या कलेक्टिवली आज हम लोग मिलकर इस बीमारी से लड़ने के लिए तैयार हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी ने एक बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया है कि अगर सोशल डिस्टेंसिंग को हम 100% हर तरीके से इंप्लीमेंट कर लेंगे तो हम चेन ऑफ ट्रांसमिशन को तोड़ पाएंगे। तो क्या हम कलेक्टिवली एज ए कंट्री बैठ के इसको इंप्लीमेंट कर पाएंगे? क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं है कि हम उसको इंप्लीमेंट करें और कलेक्टिवली हम इसको इंश्योर करें कि हम इस बीमारी को फैलने से देश में रोक पाएं? तो मैं फिर आपसे अपील करूंगा कि आई थिंक हम लोग जो सिमेंटिक्स में ना पड़ते हुए हम ये देखें कि क्या आज हम उस जो इंप्लीमेंटेशन मैकेनिज्म है उसको हम ढंग से इंप्लीमेंट कर पा रहे हैं, नहीं कर पा रहे हैं। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कहां से आ रहे हो, बस ये पूछती है कि आप कहां जाना चाहते हो। तरक्की कभी ये नहीं पूछती कि आप कौन हो, बस ये पूछती है कि आप क्या बनना चाहते हो। तरक्की आपको कभी नए रास्ते दिखाएगी तो कभी नए दोस्तों से मिलवाएगी। बस आपको तय करनी है आपके तरक्की की रफ्तार, एक नई सोच और हर रोज कुछ बेहतर करने की प्रेरणा, अपने लिए और अपनों के लिए। हर रोज कुछ बेहतर। कोरोना वायरस से बचने के लिए हर किसी को मास्क पहनने की जरूरत नहीं है। मास्क तभी पहने जब आपको खांसी, बुखार, सांस लेने में तकलीफ जैसे लक्षण हों, अगर आप कोविड-19 संक्रमित व्यक्ति के संपर्क में आए हों और अगर आप एक स्वास्थ्य कार्यकर्ता हैं और कोविड-19 मरीजों की देखभाल कर रहे हों। अब बात इसके नियम की। मास्क की प्लीट को खोलें, ध्यान दें कि वो खोलते समय नीचे की तरफ खुले। मास्क अपनी नाक, मुंह और ठोड़ी के ऊपर लगाएं और सुनिश्चित करें कि मास्क के दोनों ओर कोई गैप ना छूटा हो। मास्क को पहनने के बाद उसे छुएं नहीं और मास्क को गर्दन पर लटकता ना छोड़ें। गीला होने पर या हर 6 घंटों में मास्क को बदल दें। डिस्पोजेबल मास्क को दोबारा इस्तेमाल ना करें। डिस्पोजेबल मास्क को प्रयोग करने के बाद कूड़ेदान में डालें। मास्क को उतारते समय उसकी बाहरी गंदगी को ना छुएं और मास्क को हटाने के बाद हाथ साबुन या अल्कोहल आधारित हैंड रब से धोएं। हाथों को बार बार साबुन या अल्कोहल आधारित सैनिटाइजर से धोएं। छींक और खांसते समय अपना मुंह और नाक टिश्यू या रुमाल से ढकें। प्रयोग के बाद टिश्यू को किसी बंद डब्बे में फेंक दें। बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर डॉक्टर से तुरंत संपर्क करें।
डॉक्टर से मिलने के दौरान अपना नाक और मुंह मास्क या कपड़े से ढकें। भीड़-भाड़ वाली जगहों में जाने से बचें और बुखार, खांसी, सांस लेने में तकलीफ होने पर दूसरों के संपर्क में न आएं। ये भी ख्याल रखें कि अपनी आंख, नाक या मुंह को ना छुएं और सार्वजनिक स्थानों पर ना थूकें। दिल्ली के उपराज्यपाल अनिल बैजल और मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज एक प्रेस वार्ता कर नए उपायों की जानकारी दी है। उपराज्यपाल ने बताया कि दिल्ली में आवश्यक वस्तुओं की सप्लाई करने वाली दुकानों को 24 घंटे खोला जाएगा। Which has been meeting every day almost in connection with the coronavirus and how to deal with it. So at the outset we all congratulated the Prime Minister for his bold and decisive but unavoidable initiative, because given the situation that we are in, locking down was the only answer. How to implement this lockdown without adversely impacting people for meeting their needs, all that was discussed in detail. Generally, we felt that number one, we should as effectively as possible implement the instructions given in the notification to Government of India, and accordingly our state level disaster management committee is also, from their office we are going to issue instructions for the benefit of the users and suppliers of services. While we would ensure effective implementation, we also felt that that we also want minimum inconvenience to the public, particularly to the lower strata of the society. During the lockdown, we would ensure that essential supplies are maintained. How would we go about it? Details have been worked out. We are going to have nodal officers who will be available, and we would like to deliver whatever is needed either telephonically or online, so that people are the inconvenience. It's bound to cause inconvenience to begin with, but we are trying to sort it out. Discussions have been held. माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में लॉकडाउन का ऐलान किया है। सभी भारतवासियों की सेहत के लिए और उनकी ज़िंदगी के लिए ये कदम बहुत ज़रूरी था, और हम सब लोगों को मिलके अब दो काम करने हैं। एक तो ये कि किसी भी हालत में अपने घर से बाहर नहीं निकलना। कई बार हम अपने मन में तरह तरह के बहाने बना लेते हैं कि इस वजह से निकलना ज़रूरी है, मुझे उस वजह से निकलना ज़रूरी है। हम कोशिश ये करें कि हमें किसी भी हालत में घर से बाहर नहीं निकलना। दूसरी चीज़, उसी वक्त जब एक तरफ हमें घर से बाहर नहीं निकलना, लेकिन जो ज़िंदगी की मूलभूत ज़रूरतें हैं उन ज़रूरतों को पूरा करना भी बहुत ज़रूरी है, जिसमें मैं कहूँगा कि दूध, सब्जियाँ, खाने का सामान, डेली टूथपेस्ट वगैरह इस तरह का सामान, और दवाइयों से संबंधित जितने भी, ये 5 चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं जिसको एसेंशियल कमोडिटीज़ को सप्लाई करने वालों को तो निकलना पड़ेगा, और अगर आपको ख़रीदना है तो निकलना पड़ेगा। तो पहली चीज़ तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि दिल्ली के संदर्भ में केंद्र सरकार, एलजी साहब, दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, हम सब लोग मिलके एक यूनिटी की तरह आपकी सेवा के लिए काम कर रहे हैं, आपके स्वास्थ्य के लिए काम कर रहे हैं, आपकी ज़िंदगी के लिए काम कर रहे हैं, आपके एसेंशियल सप्लाईज़ देने के लिए काम कर रहे हैं, और इसमें हमने सब लोगों के सहयोग की उम्मीद है। दूसरी चीज़, पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है। कल हम रात को प्रधानमंत्री जी के उद्घोषण के बाद हमने देखा कि 8 बजे के बाद से लाइनें लगने लगी दुकानों के ऊपर। तो जिस वजह से लॉकडाउन किया गया था वो लॉकडाउन का मकसद ही ख़त्म हो जाएगा। अगर हम लोग दुकानों में भीड़ करेंगे, आपस में इस तरह से इतनी भीड़ में जाएंगे, तो वो लॉकडाउन का मकसद ख़त्म हो जाएगा, फिर कोरोना एक दूसरे से फैल जाएगा। तो आपको, मैं भी बैठा हूँ, एलजी साहब भी बैठे हैं, हमारे सारे सीनियर ऑफिसर्स
यहाँ बैठे हुए हैं, हम सब लोगों ने पूरी तैयारी की हुई है। आपको मैं भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि आपको एसेंशियल सर्विसेज की कमी किसी हालत में नहीं होने देंगे। हम आपकी सेवा में हाजिर हैं। आप पैनिक बाइंग मत कीजिए। ऐसी कोई भी अफवाह कि अब कोई दुकान नहीं खुलेगी, दुकानें खुलवाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक सब्जी पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। आपके इलाके तक दवाइयाँ, दूध, रोज़मर्रा की ज़रूरतें पहुँचाने की जिम्मेदारी हमारी है। दुकानें खुलेंगी, आप तक सारी ज़रूरतें पहुँचेंगी। दूसरी चीज़, जो लोग एसेंशियल सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं, किराने की दुकान वाले, बिजली वाले, पानी वाले, सरकारी कई अधिकारी हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, सरकारी हॉस्पिटल्स हैं, सब्जी वाले, इन सब लोगों को पास देने की तैयारी की गई है। जिन लोगों के पास अपने आई कार्ड हैं, सरकारी हॉस्पिटल वालों के पास आई कार्ड होंगे अपने, जितने सरकारी कर्मचारी हैं एसेंशियल सर्विसेज में, बिजली वाले, पानी वाले, उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जो प्राइवेट हॉस्पिटल वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। मीडिया वाले हैं उनके पास अपने आई कार्ड होंगे। जिनके पास आई कार्ड नहीं है, जैसे मान लीजिए किराने वाला है, सब्जी वाला है, इन लोगों के पास आई कार्ड नहीं है, हम आज दोपहर तक या शाम तक एक हेल्पलाइन जारी कर देंगे। आप उस पर फ़ोन कीजिए, आपको हम तुरंत ई पास जारी कर देंगे। आप वो ई पास लीजिए और उसके बाद आप अपनी दुकान खोल सकते हैं। आप अपनी दुकान के लिए सामान ला सकते हैं। कुछ फैक्ट्रियां ऐसी हैं जो कि मिल्क प्लांट है जैसे, या दवाई बनाने की फैक्ट्री है जैसे, मास्क बनाने की फैक्ट्री है, सैनिटाइज़र बनाने की फैक्ट्री है, वेयर हाउसेज हैं। ये सब लोग भी ई पास लेके अपनी अपनी फैक्ट्रियां और अपने अपने ट्रांसपोर्ट का काम जारी रख सकते हैं। हम नहीं चाहते कि किसी भी तरह से किसी को इस दिक्कत आए। पुलिस कमिश्नर साहब ने खुद अपने ऑफिस में एक हेल्पलाइन का नंबर दिया है। अगर आपको कहीं पुलिस से किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कीजिए। उन्होंने भरोसा दिलाया है कि उसके ऊपर तुरंत कार्रवाई की जाएगी। आप वो नंबर नोट कर सकते हैं, 23469536। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, 23469536। ये नंबर सीधे पुलिस कमिश्नर साहब के दफ्तर का नंबर है और इसके ऊपर आपको अगर पुलिस से कहीं भी किसी तरह की दिक्कत आती है, आप इस नंबर पे फ़ोन कर सकते हैं। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सशस्त्र बलों, रक्षा सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों और अन्य सैन्य संगठनों को देश में कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए नागरिक प्रशासन को हर संभव सहायता प्रदान करने को कहा है। राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए रक्षा मंत्रालय की संपूर्ण तैयारियों की समीक्षा के लिए एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता करते हुए कहा कि निर्देश जारी किए हैं। बैठक में राजनाथ सिंह ने कोरोना वायरस प्रभावित देशों से विदेशियों के साथ साथ भारतीय नागरिकों को निकालने के लिए सशस्त्र बलों और रक्षा मंत्रालय के विभिन्न विभागों द्वारा निभाई गई सक्रिय भूमिका की प्रशंसा की है। रक्षा मंत्रालय ने एक बयान में कहा कि उन्होंने सशस्त्र बलों और अन्य विभागों से अपनी तैयारियों को पूरा करने और विभिन्न स्तरों पर नागरिक प्रशासन को सभी आवश्यक सहायता प्रदान करने का उन्होंने आग्रह किया है। रास्ते तो हर मोड़ पर बदल जाते हैं, पर दिशाएं कभी नहीं बदलती। जैसे कि हम और हमारा साथ, हर दिशा में आपके बच्चे के साथ, आज, कल और हमेशा के लिए। सील गंगा स्मारक इंटर कॉलेज, मैनपुरी रोड, माड़े, सिकोहाबाद, जनपद फिरोजाबाद।